जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो फिजिक्स का इंटर क्लास के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर है हमारा। और उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराया जाए। आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जो हमारा नंबर दे रखा है आपको, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैगा और नंबर भी हैगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करो, आपके लिए पीडीएफ फ्री सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कूलाम का नियम। आवेश आपको पढ़ा चुका हूं और सभी बच्चों को आवेश के बारे में पता भी होगा। तो यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ सीखने वाले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आखिर क्या होता है? एक जो नाम है ये कूलाम, कूलाम एक वैज्ञानिक है, बहुत महान वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये। और जो इन्होंने कूलाम को जो नियम दिया था वो इन्होंने दिया था 1785 में दिया था। किसके आधार पर दिया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण हैगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है दो कणों के या दो पिंडों के बीच लगता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगता है। इसके आधार पर इन्होंने क्या करा, दो आवेश उठाए और दोनों आवेश, यानी कि एक आवेश ले लिया इन्होंने Q1 और एक आवेश ले लिया इन्होंने Q2। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में इन्होंने अपना नियम दे दिया। किसके आधार पर दिया? जो गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इसके आधार पर दे दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कूलाम ने 1785 में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कूलाम थे, इन्होंने क्या बताया, यानी किन्हीं दो आवेश लिए उन्होंने, और ये दोनों आवेश के बीच की दूरी r ले ली। ठीक है, इन्होंने बताया जो इन आवेशों के बीच जो लगने वाला F है, जो फोर्स है, जो बल है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, वो दोनों आवेशों के, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब पहली बात बताई कि जो दो आवेश हैं, ये दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या लगेगा प्रतिकर्षण। आकर्षण कब लगेगा? जब ये विपरीत प्रकृति के होंगे, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो आकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण यानी कि दो समान समान प्रकृति के होंगे, ये प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये पहली बात उन्होंने बोली। तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग बोले तो स्क्वायर और व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। ठीक, इन्होंने ये दूसरी बात की। इसकी परिभाषा अगर आप अपने आप से लिख लेना कि माना कहने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां पर आप लिख लोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब सॉल्व करोगे इसको, F समानुपाती का चिन्ह ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो Q1 और Q2 रहेगा और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर जो चल रहा है। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक वैल्यू आती है, वो आती है कैपिटल के और हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां आप लिख लोगे कि कैपिटल के, जहां कैपिटल के एक नियतांक है, क्या है? नियतांक एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, यहां आप लिख लोगे। अब ये के जो है, देखो अभी कैपिटल के, भाई कैपिटल के है, इसकी भी एक वैल्यू होती है, देखो इसकी भी एक वैल्यू होती है जो F इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, कैपिटल के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, ये होती है। अब स्मॉल के यहां क्या बात करते हैं, पहले मैं यहां लिख देता हूं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, और यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब स्मॉल के एक माध्यम है, ये दोनों बिंदु आवेश कैसे माहौल में रखें, कैसे माध्यम में रखें? जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपको बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, एक बंद कमरा कर दिया, उसमें आपको लिटा दिया जाता है, क्या आप सो जाओगे? नहीं सो पाओगे, भाग जाओगे, खोलो यहां से निकालो। अगर वहीं पर एसी लगी हो, आपको बंद कर दिया, आराम से सो जाओगे। माहौल चेंज, आप चेंज,
ठीक है, यानी कि माहौल चेंज, इनके बीच लगने वाला बल भी चेंज। तो वो कैसे माध्यम में रखा है, कहां है, वो डिपेंड करता है के एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के है, स्मॉल के है। ठीक है, तो ये निर्वात या वायु के लिए यहां पर के का मान 1 ले लेते हैं। निर्वात या वायु के लिए, किसके लिए, निर्वात या वायु, वायु के लिए। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहां पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी एक वैल्यू होती है। अभी एक मिनट, जो एप्सिलॉन 0 है इसके बारे में सुन लो, एप्सिलॉन 0 के बारे में। जो हमारा एप्सिलॉन 0 है, क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, तो यहां मैं 0 लिख देता हूं। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, शीलता, निर्वात की वैद्युत आवेश, आवेश वैद्युत का मतलब आवेशशीलता, इनकी आवेशों के बीच क्या रख दिया ऐसा जो इन पे डिपेंड, इनकी नाराजगी हो जाए, इन पे लगने वाला बल कितना है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का, इनके बीच कोई ऐसी चीज रख दी जो बल हो जाता है आधा, यानी कि क्या हो जाता है, 5 न्यूटन का बल हो जाता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन, नहीं कूलाम, कूलाम, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अभी मैं इसको निकलवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका आंतरिक मान ये होता है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है ये जो आपके फार्मूला है कूलाम के नियम का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू लगाओगे और 4 और पाई की वैल्यू लगाओगे, जो आएगा हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको जब एग्जाम होगा तो पीछे पे दे भी रखी होगी, और फिलहाल तो अच्छा होगा कि आप इन सबको याद रखो। ठीक, तो ये कूलम के नियम आपको हो गया हैगा। अगर मैं यहां से बात करता हूं एप्सिलॉन नॉट की विमा, विमा की बात करें तो इसका मात्रक कितना है आपके पास, कूलम और न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये है आपका। तो कूलम के स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन है, तो न्यूटन यानी कि बल है, तो बल की में होते एम एल टी की पावर माइनस का 2, ये होता है। मीटर का स्क्वायर है तो एल की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, m को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1, l की पावर 1 ये 2 ये 3, 3 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 3, t की पावर माइनस का 2 है, ऊपर लेके जाओगे प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 पहले से मौजूद है तो t की पावर 4 प्लस की हो जाएगी। a ऊपर है तो ऊपर ही ऐसे एक बात लिख दूंगी, बड़ी कोष्टक में बंद, ये विमा हो गई इसकी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे आप। ठीक है, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लिखते रहिए, रफ कॉपी एक पेन लेके बैठे रहिए। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, इनके बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी, तो क्या होगा, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। क्वेश्चन होगा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितने गुना हो जाएगा। यानी कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, पहले तो एक मान लेते हैं r दूरी पर रखें, और इसलिए हम अपने अभी फार्मूला भी निकाल चुके हैं, जो होता है हमारा कैपिटल K लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लिख लेते हैं, और यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये लगने वाला बल पहली कंडीशन के लिए F1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए ले लेते हैं हम F2, क्यों, क्योंकि अब दूरी कर दी जाती है आधी, यानी कि यहां पर जो आवेश रखे हुए हैं हमारा Q1 और Q2, वो अब आ जाते हैं R/2, पहले R दूरी पर थे, अब आधी दूरी हो गई है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल F2 हो जाता है कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, लेकिन R के स्थान पे कितना आएगा, R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, F2 इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा F2 इक्वल टू कैपिटल K, और यहां पर
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4। यहाँ अगर ध्यान से देखो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये F1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू इसके पूरी जगह पे कितना लिख लोगे F1 इंटू कितना 4। तो यानी कि जब तुम दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जब आधी कर दोगे तो लगने वाला बल जो पहले था उससे 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? इतना इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए जो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, और कभी रास्ते चलते तुम्हारे दोस्त हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और बाकी बच्चे इधर उधर से जो है तो बहस चल जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे जल्दी से याद रखना चाहिए, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना चाहिए। ठीक है, आगे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपके लिए, जो है यदि दो बिंदु आवेश, आप लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं यहाँ पे, यदि दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम, यदि दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? यदि दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर जो आपको Q1 दे रखा है वो 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, और जो Q2 दे रखा है वो 3 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके 2 गुणा 10 की पावर -6 आएगा, कूलम माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी जो r लिखते हैं हम, वो दे रखा 3 मीटर। फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन कितना r स्क्वायर, k की जगह 1/4π0 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो F इक्वल टू इसकी वैल्यू लगा सकते हो 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, k बराबर 1/4π0, उसके बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे Q1 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -6, और Q2 है आपका 3 गुणा 10 की पावर -6। अपॉन में r स्क्वायर है, तो r का मतलब यानी कि 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर r स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 9, इसको ऐसे लिख लिया, और 2 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, 10 की पावर -6 10 की पावर -12 अपॉन में 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 यानी कि 9, 9 से 9 काट दोगे आप। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास F इक्वल टू यानी कि 6 गुणा 10 की पावर -12 और 10 की पावर +9, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -3 यानी कि न्यूटन मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन का बल कार्य करेगा इनके बीच। इतनी उम्मीद है इतना आपको क्लियर होता होगा। आप लोग अपने आप से लिखते रहिए, अपने जो समझ में आता है आप वो कॉपी पे उतारोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स होंगी वो। किसी भी नोट से मांग के पढ़ोगे तो उसमें आपके क्लियरली समझना, जो आपकी समझ में आया है वो आप दोबारा से रिवीजन करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे का देखो, विभिन्न सूत्र मैं निकलवा चुका हूं, एक क्वेश्चन दो सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश हैं, यदि किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश हैं और वो बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाएं, वो बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाएं, तो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि इन सभी आवेशों का मान उस अकेले आवेश के बराबर होगा। नहीं आया समझ में? अच्छा सुनो, मान लेते हैं ये आपका Q1 है जो प्लस का है, ये आपका Q2 है वो प्लस का है, यानी कि ये आपका Q3 है जो प्लस का है। मान लेते हैं ये आपका 1 2 3 4 ये भी प्लस का, माइनस का एक माइनस कर लो आपकी मर्जी, Q5। ठीक है, तो ये जो बल लगाएगा Q2 इस पे इधर को लगाएगा। ठीक है, और ये वाला जो लगाएगा वो इधर को लगाएगा, ये वाला Q2 इस आवेश पर इधर को बल लगाएगा, तो इसका नामकरण कर देते हैं। देखो ये वाला आवेश इस पे लग रहा है 1 4, यानी कि Q1 पर लग रहा है बल किसके कारण, 4 के कारण, तो 1 4। Q2 बल लगा रहा है, ये बल लग रहा है किस पर लग रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, ये वाला लगाएगा इधर को लगाएगा। ठीक है, इधर को बल लगाएगा, किस पर लग रहा है बल, Q1 पर, किसके कारण, 3 के कारण। ये वाला बल लगाएगा इधर को, ये Q1 इधर को लिख देता हूं मैं, Q1 प्लस का इधर को लगेगा इस पे बल। ठीक है, किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, किसके कारण, 5 के कारण। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे आवेश है किसी निकाय पर, और वो बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो ये सभी आवेशों का बीजगणितीय योग इस अकेले आवेश के परिमाण के बराबर होगा। बात समझ में आई?
यानी कि जो इस आवेश पर इसका जो बल है, परिणामी बल F है, और इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग इस अकेले आवेश के बराबर होगा। यानी कि इन पर जो बल लग रहा है 1 2 लग रहा है, प्लस 1 3 लग रहा है, प्लस 1 4 लग रहा है, प्लस 1 5 लग रहा है, डॉट 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 जितना भी लग रहा है, ये अकेले आवेश ये वाले के बराबर होगा इन सभी का योग। ये बात समझ में आ गई होगी। आप लिखना चाहोगे लिख लोगे। ओके, यदि किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश हो तो उनमें से किसी एक पर लगने वाला बल परिणामी उस बल आवेश के अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। फिर से बोलता हूं, आसानी से अपने आप लो, यदि किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश हो, यदि वो बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं तो उन सभी आवेशों का बीज सदिश योग या बीजगणितीय योग बराबर होता है उस अकेले आवेश के बराबर। ठीक है, ऐसे कर लो, जैसे साउथ की मूवी पे बहुत सारे दो गांव के आते होते हैं लड़ने के लिए, अकेला हीरो खड़ा होता है, उन सभी की ताकत के बराबर अकेला होता है। ठीक है, अकेला पछाड़ देता है सबको। ये साउथ की मूवी में होता है और किसी में होता है, समझे? दो गांव के आते होंगे, अकेला खड़ा होगा, सबको मार गिराएगा। ऐसे समझ लो, ये किसी आवेश, किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश है, ये अकेले पे मारे पड़ेंगे, तो ये अकेला इन पर सब पे भारी पड़ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, और अभी अगली क्लास में आपको लेके आएंगे, अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आएंगे। गर्मी बहुत पड़ी इसलिए यहीं तक रहते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, धन्यवाद।